डियर स्टूडेंट, हम लोग वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। मेंडल मेंडल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों को तो एक पत्रिका में प्रकाशित कराया, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया था, जैसा कि हमने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज तथा शेरमैक नामक वैज्ञानिक ने इनके प्रयोगों पर कार्य किया और 3 प्रकार से इनके नियम को बताया। तो सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 इनके नियम हैं। पहले वाले को हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं, प्रभाविकता का नियम। दूसरे वाले को पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरे को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से जानते हैं। तो हम एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो नियम है वह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम हिंदी में पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वह कई प्रकार का होता है। जैसे होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड होता है। तो यहाँ पर हम केवल 2 ही पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक संकर संकरण, मतलब जब किसी जीवधारी के किसी एक तुलनात्मक लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अगर 2 तुलनात्मक लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, उसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो मेंडल का पहला और दूसरा नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब किसी जीवधारी के या किसी पौधे के या किसी जंतु के किसी एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो संतानों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से प्रभाविकता का नियम, जब किसी जीवधारी के किसी एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है, तो यौवन पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराना है, एक को भी तुलनात्मक लक्षण। तो तुलनात्मक लक्षण हम लेते हैं पौधे की लंबाई। तो पौधा टॉल है और दूसरा पौधा क्या है, डॉल। ये तुलनात्मक लक्षण है, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट लक्षण। तो तुलनात्मक लक्षण में टॉल के लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी।
इन दोनों में हम गैमीट बनाएंगे। गैमीट यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, दोनों को साथ में कर लेते हैं, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। यहाँ पर पहला पहले वाले के साथ मिलेगा, दूसरा दूसरे वाले के साथ मिलेगा। यहाँ पर जो पहली पीढ़ी में संतति प्राप्त होगी वह कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पहली पीढ़ी है। और ये कैसे होते हैं पौधे? ये होते हैं लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, लेकिन हाइब्रिड होते हैं, मतलब संकर लंबे पौधे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लक्षण दिखाई दिया टॉलनेस, मतलब ये पौधे लंबे होंगे, और जो लंबापन दिखाई दिया यह प्रभावी लक्षण कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है यह भी डोमिनेंट होगा, तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। और यहाँ पर डॉर्फ मतलब पौनापन छिप जाता है, इसे हम अप्रभावी कहते हैं, मतलब ये जो होगा यह रेसेसिव होगा, रेसेसिव कैरेक्टर। तो इसे इसी को हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया गया, तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले, मतलब लंबे पौधे मिले। तो लंबापन यहाँ प्रभावी लक्षण हो गया और पौनापन यहाँ पर छिप गया, तो इसे हम रेसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। तो मेंडल के इस नियम को हम प्रभाविकता के नियम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता क्या है समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम। इसमें होता क्या है कि किसी पौधे के किन्हीं तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण जब कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्रभावी या अप्रभावी के रूप में रखते हैं। और अगर यौवन पीढ़ी का संकरण कराया जाता है, यौवन पीढ़ी का संकरण, यौवन पीढ़ी के संतानों का सेल्फ क्रॉस माने स्वपरागण अगर कराते हैं तो उनके जनक अलग हो जाते हैं। जैसे अभी हमने कर लिया था टॉलनेस का, तो एक बार फिर देखते हैं टॉल टॉल। अब टॉल में कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य संकरण कराएंगे। केवल एक से करा ले रहे हैं अभी यहाँ पे, ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। अब ये F1 जनरेशन की पीढ़ी है, अब इसी का हम सेल्फ क्रॉस करा दें, स्वपरागण, मतलब इसी से ही इसका संकरण करा दें। मतलब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी से संकरण कराते हैं, तो देखते हैं कि इनके जनक कैसे पृथक हो रहे हैं। यहाँ पर गैमीट जो बनेगा, गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आर एक बनाते हैं, पहला वाला पहले के साथ, पहला वाला दूसरे के साथ, दूसरा वाला पहले के साथ और दूसरा वाला दूसरे के साथ। यहाँ पर पहले में देखते हैं कैपिटल टी आ रहा है, दूसरे में देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, अगले में देखते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और अंतिम में देखते हैं तो स्मॉल टी आता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पहला जो है कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे हैं, और दो इसमें संकर लंबे, और जो अंतिम है या डॉर्फ है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि जो यहाँ पर पहला संतान या पहली संतति है उसको हम देख रहे हैं डोमिनेंट, और ये पेरेंट
इससे पूरा मिला जुला है। मतलब यहाँ पर पहला पेरेंट हो गया डोमिनेंट और अंतिम वाला देखते हैं यहाँ पर दूसरा पेरेंट हो गया, मतलब इनके जो जनक हैं पृथक हो जा रहे हैं, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके बाद इसी में हम जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो F2 पीढ़ी जो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या है देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब इनके जीन की संरचना के आधार पर पौधे कैसे हैं। इसमें देखते हैं पहला जो पौधा है यह शुद्ध लंबा है, एक यहाँ पर लिखेंगे। जीन की संरचना की बात हो इन दोनों के सेम है, तो ये दोनों क्या है, शंकर लंबे हैं, इसको यहाँ पर 2 किए। और अंतिम वाले में देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि डॉर्फ है, डॉर्फ, इसको हम अलग कर देंगे। जीनोटिपिक जो रेशियो आया 1:2 इज 1 आया। अब देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो, क्या रहा है। यहाँ पर देखते हैं 3 पौधे पहले और 2 दूसरे, ये दोनों लंबे, मतलब इनका वाय संरचना हम देखते हैं ये दोनों लंबे। यहाँ पर हो जाएगा 3:1, एक बौना है यहाँ पर 1। तो ये यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। यह मेंडल का दूसरा नियम है। दूसरा नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नियम के बारे में। धन्यवाद।